Hello, my name is Anubhav Yadav from class 1st. Hello, I am Trapti Ojha from class 3rd. Hello, my name is Anashinde from class 3rd. My school name is Blossom International School. My class teacher name is Nirbila ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर, माई सेल्फ हैप्पी सिंह। मैं अभी भी मेरी अभी रिसेंटली 2022 में बीएड कंप्लीट हुआ है। और मैंने आपको नेक्स्ट टाइम बताया था कि टीचर बनने का कोई शौक़ नहीं था। घर से प्रेशर था कि बीएड करो और गवर्नमेंट टीचर का जॉब देना है आपको। अब मतलब गर्ल हो तो आपके लिए ये जॉब अच्छी है। तो मैंने सोची घर की तरफ से इतना प्रेशर है तो क्यों ना करा जाए, क्योंकि पेरेंट्स अच्छा ही बोलते हैं। फिर मैंने ना बीएड कर लिया, मेरा मन नहीं था फिर भी बीएड किया मैंने। अब बीएड करने के बाद मैंने सोची क्यों ना मैं ट्राई करूँ, क्या मतलब मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मैंने जब टीचिंग की जॉब मैंने स्टार्ट की तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस जॉब में रिस्पेक्ट भी है, भले मनी कम है बट रिस्पेक्ट ज़्यादा है। और जब हम किसी को अपना ज्ञान देते हैं और वो बच्चे उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो हमको जो एक खुशी मिलती है ना, वो बहुत अनमोल होती है। प्रॉपर एजुकेट करना तो पहले हमको ही एजुकेट होना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना कोई इजी बात तो है ही नहीं। उसके लिए पहले हमको खुद प्रिपेयर होना पड़ता है, फिर नेक्स्ट डे आके उनको समझाना पड़ता है। इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है बर्डन जो बोलते हैं। हम लोग के टाइम में उतना बर्डन नहीं था, हम लोग रिलैक्स होकर पढ़ाई करते थे। हाँ, आराम आराम से सीखते, बट आज के बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और वो कुछ ऐसा भी है जो हम लोग ने नहीं पढ़ा है अब बच्चों को है, तो उसके लिए पहले हमको प्रिपेयर होना पड़ता है, फिर बच्चों को हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। और मेन बात है आजकल के बच्चों को खाने के लिए मैं बोलना चाहूँगी सबसे ज़्यादा कि जो ये मैगी पास्ता जंक फूड से ये सब पे ध्यान ना दे, ग्रीन वेजिटेबल्स दे बच्चों को, जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आजकल के बच्चों को पेट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब बाहर का खाना बंद करें। क्या करना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल के इतने अच्छे बच्चों से हमारे आपने मुलाकात करवाई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या प्रेरणा रहा एक छोटे से जगह पे आपने इन संस्कारों के साथ आज आप बच्चों को जिस तरीके से आप ला रही हैं, क्या प्रेरणा रहा है आपका स्कूल के पीछे? एक्चुअली मैं पिछले 30-35 साल से एजुकेशन में हूँ। मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, जैसे मैं खुद पढ़ी, वो एक पीढ़ी मैंने देखी कि मैं जब स्टूडेंट थी, मेरे टीचर्स थे, मेरे पेरेंट्स थे, मेरा उनके प्रति क्या व्यवहार था, उनका मेरे प्रति क्या व्यवहार था। दूसरी पीढ़ी मैंने अपने बच्चों की देखी, जब वो स्टूडेंट थे, मैं एज अ मदर एज अ टीचर उनको क्या पढ़ा पाती थी, उनका मेरे प्रति, उनके खुद के टीचर्स के प्रति उनका जो व्यवहार था वो कैसा था। तीसरी पीढ़ी अब जो आ रही छोटे छोटे बच्चे, वो मैं देख रही हूँ कि आज की जो पीढ़ी है उनका अपने टीचर्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके प्रति किस तरह का व्यवहार है, समाज के प्रति किस तरह। तो इन तीनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस मुझे दिखा। जैसे हम लोग पढ़े तो मुझे याद है कभी हमको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सब आसपास अड़ोसी पड़ोसी से सब चीज़ें सीखी। हमको कभी संस्कार पाठ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी हमारे टीचर ने हमको संस्कार पाठ में ये नहीं पढ़ाया कि आपको ऐसा करना है, ये हमारे हैबिट में था, क्योंकि हम लोग अड़ोस पड़ोस में ही सेम चीज़ें देखती थी। जहाँ पे भी हम जाते थे तो उनका देख देख कर हम लोगों ने ये सीखा। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि उनको ये सब चीज़ें हमको सिखाना पड़ रही है। मैंने देखा हम लोग जब पढ़ते थे तो 75% में तो हमारे मेरिट लिस्ट का टॉपर होता था। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं 98% में भी पॉइंट से उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ किताबी ज्ञान इनका बड़ा है, लेकिन जो संस्कार है, जो तहजीब है, वो ये कहीं ना कहीं यहाँ से लुप्त होती जा रही है। कोरोना काल में मैंने देखा कि बहुत सारी परिवार जो है उजड़ गए, बहुत सारी परेशानियाँ आई। पहले ऐसा होता था, कभी किसी के यहाँ कोई शांत होता था तो हम लोग क्या चाल टाइप जैसे सब पास में रहते थे। तो मुझे आज भी याद है कि अगर किसी के यहाँ कोई शांत हो गया तो पूरा का पूरा जो मोहल्ला था उनको लगता था कि हमारे घर का व्यक्ति गया।
और अभी तो जस्ट फॉर्मेलिटी रह गई है। खुद के मतलब परिवार के रिश्तेदार के जो लोग हैं वो टाइम मैनेजमेंट करके चलते कि हाँ संडे है तो संडे जाके मुझे आना है, तो वो जो लगाव है वो कहीं ना कहीं लुप्त तो होते जा रहा है। तो इसी से एक प्रेरणा लेके हमने ये ब्रांच जो है हमारे डायरेक्टर सर है जुगल किशोर गुर्जर, तो वो भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये ब्रांच जो है वो सिर्फ पढ़ाई के पर्पस से स्टार्ट नहीं करी है। स्टार्टिंग में बहुत आया, जैसे मॉरल वैल्यू है, मैंने देखा है बच्चों को हम मॉरल में बताते हैं कि लकड़हारा की कहानी, तो हम देखते हैं कि लकड़हारे की कहानी हम सिखाते हैं और उसको सिखाते वो 3x उसको मिली तो उसने सही बोला, लेकिन ये एक्ट में क्या आता है, मेरे क्लास से रोज़ पेंसिल गायब हो रही है तो मैं कहाँ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ दे रही हूँ, मैं उनको सिर्फ किताबी ज्ञान दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक पहल करनी थी, तो वो पहल हम लोगों ने करी है और हमने बच्चों को ये शिक्षा दी है कि मॉरल वैल्यू की जो है मैं पेपर कभी नहीं लेती हूँ। अगर बच्चों को मैं मॉरल वैल्यू का लेसन समझा रही हूँ कि बड़ों का आपको मतलब अदब करना है, छोटे बच्चों का ध्यान देना है, लेकिन बड़े बच्चे के सामने छोटा बच्चा गिर भी जाता है तो वो उसको निगलेक्ट करके आगे चला जाता है, तो वो तहज़ीब कहाँ सीख रहा है, वो संस्कार कहाँ सीख रहा है। तो हम जो एग्ज़ाम का पैटर्न है तो मैंने यही रखा है कि बच्चे में हम पूरा थ्रू ईयर उनको वॉच करते हैं और हम ये देखते हैं कि बच्चे में वो तेज़ी आएगी नहीं, वो अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात करता है। अगर उनके पेरेंट बोलते कि ये मोबाइल देख रहा है तो उसका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के प्रति कैसा है। अगर उसके सामने कोई बच्चा गिर जाता है, क्लास 4 का बच्चा है, उसके सामने कोई बच्चा गिर जाता है तो वो उसको उठाता है या सीधा चला जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ हम उनको सिखाते हैं कि नहीं, आपको बाहर जाना है, आपके घर में रहना है तो आपको किस तरह से रहना चाहिए, दादा दादी के साथ इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। सुबह उठ के हमें क्या, हम तो बोलते कि हाँ सूर्य को जल चढ़ाना है, लेकिन क्यों चढ़ाना है, एक साइंटिफिक रीज़न भी उनके पास होना चाहिए और एक संस्कार का रीज़न जो है जो हमारा युगांतर से वो भी रीज़न उनके साथ होना चाहिए। क्योंकि आज के बच्चे हैं उनके इसमें बहुत, हमने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा, उन्होंने बोला जल चढ़ाना है तो क्यों चढ़ाना है, लेकिन आज के बच्चे पूछते हैं। तो एक रीज़न भी उनके साथ में होना चाहिए कि विटामिन डी हमको मिलता है वो हमारे शरीर के लिए, तो वो चीज़ उनको बहुत जल्दी से समझ में आती है और वो करते भी हैं। देखो बच्चे सब अच्छे होते हैं, बस उनको संस्कार गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आप गाइडेंस उनको प्रॉपर देते हैं तो वो प्रॉपर ही बनेंगे। मैम मैं वापस से इन्हीं बच्चों के लिए आना चाहूँगा कि ये जो टेंडर उम्र होती है जिस समय मार्क्स का कोई अहमियत नहीं होता है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि पेरेंट्स कंपेयर कर रहे होते हैं कि 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में मार्क्स का, और जो मॉरल वैल्यूज़ आप बता रही हैं कि हमें, मैं खुद अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं मॉरल साइंस में 80-85% लाता रहा और कभी मैंने उन मॉरल बुक्स को दोबारा देखा भी नहीं था। तो ये आपकी छोटी छोटी इनिशिएटिव है, जैसे बच्चे बता रहे थे एक थी अनाज, तो इससे क्या ये आपको लगता है कि ये सही उम्र होता है जिस समय बच्चों में मार्क्स से ज़्यादा संस्कार डालना ज़रूरी है? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है मार्क्स जितना ज़रूरी है उतना संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छे विद्वान बन गए लेकिन आप में इंसानियत नहीं है तो वो क्या काम की। आप अगर सिर्फ आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या कर पाओगे अगर आप में वो भाव ही नहीं है। पढ़ाई के साथ भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में भाव ही नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस पढ़ाई का कुछ नॉलेजेबल उनके लिए है, मुझे नहीं लगता। तो ये भाव ज़रूर होना चाहिए, तभी तो वो आज अपने लिए सोचेंगे, अपने परिवार के लिए सोचेंगे, कहीं ना कहीं समाज के लिए सोचेंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सोचेंगे। और देश के लिए सोचते सोचते वो पूरा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो कहीं ना कहीं हम अभी से उनके मन में ये भाव जागेंगे तभी तो उनमें ये भाव आएगा, अदरवाइज़ कैसे आ पाएगा। और बच्चे हैं जैसे देखेंगे वैसे सीखेंगे, जो हम उनको दिखाएंगे वही भी उनको देखना है, बस यही भाव से हम लोग ये करवाते हैं। मैम जो कितना कठिन होता है समाज के में विरोध देखना, क्योंकि आज हर जगह कॉम्पिटिशन है कि मेरे बच्चे 97% लेके आ रहे हैं और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे बच्चे ज़्यादा संस्कार में, उनमें संस्कार और पढ़ाई दोनों एक साथ होता है। तो कितना टफ होता है पेरेंट्स को समझाना, कन्विंस करना? बहुत टफ होता है क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो है उनको सिर्फ मार्कशीट पे परसेंटेज चाहिए। बहुत बार क्या होता है, मैंने अनुभव से मैं बता रही हूँ
कि बच्चों को A+ आता है। बहुत सारे उसमें बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिसको A+ के कैटेगरी के नहीं होते हैं, लेकिन पेरेंट्स वो देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को A+ आए, चाहे वो प्रेशर देके, पर वो ये कभी नहीं सोचते कि नहीं, सब बच्चों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा बन सकता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई बच्चा डांसर बन सकता है। खूबी सब में होती है, बस वो तराशने की ज़रूरत होती है। पर मैं आज के पेरेंट्स को देखती हूँ, सबसे पहला मेन पॉइंट तो मुझे शिक्षा नीति से यही बहुत दुख होता है कि आजकल सब पेरेंट्स का ये कहना है हमारे बच्चे को डांटना नहीं है, हमारे बच्चे को मारना नहीं, हमारे बच्चे को ऐसा कोई वर्ड्स बोलना नहीं है कि जिससे वो दुखी हो जाए। स्कूल आने के पहले बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो बच्चों के सामने ये चीज़ बोलते हैं, हमको भी हमारे टीचर ने डांटा, हमारे समय भी हमारे टीचर, पर हमको तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमने बहुत गलत वे में चले गए या टीचर ने हमारे साथ ऐसा करा तो कुछ गलत हमारे साथ हो गया। कहीं ना कहीं आज भी हमारे टीचर हैं। आज मेरे टीचर जब यहाँ पर विजिट देने के लिए आए थे, जब वो रिटायर्ड हुए और उन्होंने बोला कि मेरी स्टूडेंट स्कूल चला रही है तो मुझे देखना है वो किस वे में चलाती है। जब वो आए तो मैं उनके सामने सीट पर नहीं बैठ सकी। कितना उनने बोला, क्यों? क्योंकि मेरे मन में जो गुरुजन के प्रति भाव है वो। और आजकल के बच्चों को देखो, कहीं पे भी रास्ते में मिलते हैं ना तो उनको बोलना पड़ता है। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा मैडम मिले तो इनको नमस्ते करो, ये भाव उनमें नहीं है। तो कहीं ना कमी उनमें है ये चीज़ के। तो ऐसा मुझे लगता है कि दोनों चीज़ बराबर से चलना चाहिए। नहीं मैम, जो आपने ये बोला ये बिल्कुल कि मेरे पिताजी या आप लोगों की जनरेशन में थे कि आपके यहाँ पे गुरु एक स्कूल के एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन वो आपके आज भी गुरु है। बिल्कुल। और आज कहाँ पे ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है? क्या टीचर्स ने सिर्फ अपना जॉब करना, बीच में जो जनरेशन आया 90s की जनरेशन और अर्ली 2000 की, वहाँ पे टीचिंग एक प्रोफेशन बन गया, तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ बच्चों से, या क्योंकि बच्चे तो आज भी वही हैं? बिल्कुल। डिस्कनेक्शन कहाँ है? डिसकनेक्शन मुझे ऐसे लगता है सबसे फर्स्ट ही कंपटीशन। आज के पेरेंट जो है, बच्चा हुआ नहीं कि होने से पहले ये देखते कि ये क्या कमाएगा, बड़ा होके क्या करेगा। कहीं ना कहीं उनके मन में भाव ये रहता है। आजकल आप मुझे ये बताओ कि जो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जाता है, हम लोग भी पढ़ते थे तो पापा हमसे पूछते थे बेटा आपको क्या लेना है, लेकिन है ना अब वो बच्चों से नहीं पूछा जाता है। पेरेंट्स देखता है कि 2003 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा स्कोप है या आईटी के लिए ज़्यादा स्कोप है, उसके अनुसार बच्चों का डिसाइड होता है कि जब वो उस क्लास में जाएगा। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि आपने बच्चों से आप पूछो उनको कि क्या बनना है, बच्चे बोलते हैं हमको IAS ऑफिसर बनना है, कोई बोलता है डॉक्टर बनता है। लेकिन मुझे ये बताओ कितने रेशो में ये बच्चे वाकई वो बन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स का ये रहता है कि जो जिसमें मनी ज़्यादा मिलेगा ना वो उसको बच्चों के लिए वो तैयार करते हैं। अभी जैसे क्रिकेटर, तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले कोई बच्चा बोलता था ना मुझे क्रिकेटर बनना है तो पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं कोई नहीं बनना, आपको तो पढ़ाई करना है। लेकिन IPL जब से स्टार्ट हुआ ना, मैंने खुद में देखा है कि पेरेंट्स जो है उसके साथ साथ बच्चों को, पर उसका जो उनका मोटिव है ना वो गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि उनको ये नहीं कि बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए क्रिकेट करना है, उसमें आगे जाके उसको पैसा कमाना है इसलिए वो, तो भाव कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी। और इसका नतीजा क्या है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे। कभी हमको याद नहीं है, हमको इतना टीचर मारते थे लेकिन हम कभी डिप्रेशन में नहीं गए। अभी तो बिना मारे ही बच्चे डिप्रेशन में जा रहे, तो क्यों? तो कहीं ना कहीं समाज को, शिक्षा नीति के जो हेड है, जो स्पेशलिस्ट है, उनको ये बात सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैम, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी शिक्षा नीति बदली नहीं, आज भी वही है जो मकैले ने हमें देखे गए थे। आज जिस तरीके से आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एक आपका बैकग्राउंड बहुत हम्बल रहा, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल लेके आज ये स्टार्टअप, जहाँ ये मुझे स्कूल से ज़्यादा गुरुकुल जैसा लग रहा है, जहाँ पे आप बच्चों को संस्कार, एजुकेशन दोनों मिक्स करके दे रहे हैं। आप क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके दिमाग में पहले से होता है कि मेरा बेटा इस स्कूल में जाएगा तो ही ये कर पाएगा? ये जो एक मेंटालिटी आती है कि ना कि टीचर पे बिलीव नहीं होगी, आज ब्रांड पे, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं तो इस ब्रांड के कपड़े खरीद लो, वैसे ही आज TPS में पढ़ा लो या इस स्कूल में पढ़ा लो या उस स्कूल में पढ़ा लो तो बच्चे शार्प निकलेंगे। तो इस पे आपका क्या विचार है?
मुझे ऐसे लगता है कि बच्चा कहीं पे भी जाए, बस उसका गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। आज के पेरेंट्स का मैंने देखा कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमने स्कूल में भेजा, हम फीस भर रहे हैं, ये पूरा स्कूल का दायित्व है कि ये उनको करना है, हम पैसे किस चीज़ का दे रहे हैं। ये मतलब आता है बहुत बार, पेरेंट्स का ये आंसर होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पालक, शिक्षक और स्टूडेंट, ये तीनों मिला के एक कड़ी बनती है। ये तीन सर्कल मिलकर एक ज्योत निर्माण होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मैंने कोचिंग लगा दी है बच्चे को, तो कोचिंग की मैडम की जिम्मेदारी है, मैंने स्कूल भेजा है, मैं इतनी सारी फीस देता हूँ, ये स्कूल की जिम्मेदारी है। घर आने के बाद कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि मुझे बर्डन रहे या मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ, बस मुझे पैसा कमाना है। लेकिन आजकल पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि क्वालिटी टाइम जो है वो बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। वो ये तो देखे कि हम जब छोटे थे तो हमको भी तो हमारे पेरेंट्स ने क्वालिटी टाइम दिया है, तो वो चीज़ ये पेरेंट्स आज के नहीं सोचते। वो भी तो कभी बच्चे रहे होंगे। तो मैं सब पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप उस चीज़ के लिए सोचो ना। अब मैंने बोला भी पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स ने इस बारे में चर्चा भी करी, तो पेरेंट्स कहे मैडम तब महंगाई नहीं थी, अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब बच्चों को, अरे तब हम तभी भी खुश थे, हम अभी भी खुश है। तो हम उसका क्राइटेरिया जो, हमको ब्रांड वाले कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है ना, आप सिंपल कपड़े पहनो। लेकिन आप अगर वो चॉइस रखोगे तो उसके लिए फिर आप जो कमा रहे हो तो आप उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करोगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तन के कपड़ों से ज़्यादा मन की सुंदरता होनी चाहिए, और वो तन के कपड़े के सजाने के चक्कर में ये अपने बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे जो खुद पूजा करते होंगे खुद, और वो अपेक्षा क्या करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को संस्कारवान होना चाहिए, और ये सब दायित्व स्कूल का है क्योंकि हम स्कूल को फीस पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये सही में दायित्व है गुरुकुल का कि शिक्षा के साथ शास्त्र का भी ज्ञान देना? जैसे मैंने तो आपका देखा, आपके बच्चों को शस्त्र का भी ज्ञान देना, जी, सेल्फ डिफेंस के बारे में, तो ये सारा क्या स्कूल का सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी क्योंकि माँ बाप अब नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को जो सोचना चाहिए, पेरेंट्स को सोचना चाहिए, वो नहीं सोचते हैं। तो एक थोड़ा सा स्टार्टअप मैंने करा है कि बच्चों को जो मेन सब्जेक्ट है बस उन पर फोकस करना है। कंप्यूटर का ज्ञान हमारे यहाँ दिया जाता है, वो प्रैक्टिकली, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होती। मॉरल साइंस का कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होती। जीके की कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होती। मुझे ये बताओ, बच्चा आज एमएस करने के लिए या कहीं जाने के लिए विदेश जाता है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब चीज़ें वो रटता है, सीखता भी क्या, रटता है। कितने बार बच्चे मुझे बोलते हैं मैडम अकबर ने ये करा, वो इस साल में ये बैटल हुआ। हम मतलब ठीक है, संस्कृति है, हमारा इतिहास है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जानकारी होना और उसको एज ए स्टडी आप पूरा रट लेना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 20% वो चीज़ें होना चाहिए, वो होना चाहिए, और बाकी की आज का जो फैक्ट है चंद्रयान के बारे में उनको बताओ, और क्या कर सकते हो आप उसके नॉलेज के बारे में बताओ। जो नई नई डिसीज़ आई है वो क्यों हो रही है उसके बारे में आप उनको नॉलेज दो। कोरोना हुआ है तो उसके होने का पीछे का कारण क्या है, उसका फैलने का क्या कारण है, उसके सावधानी क्या होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाओ ना। अगर आपके पास टाइम है, हमारे टाइम में होम साइंस होता था। मुझे याद है कि हम लोग क्लास में हमारा सर मैनेजमेंट करके देते थे कि आपको अपनी क्लास खुद ही साफ सफाई करनी है। यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन हम जागरूकता आती है, और 2 अक्टूबर को हम सफाई का बच्चों को बोलते कि हाँ सफाई करना है। बिल्कुल। और कभी क्लास में मैं करवाती हूँ, मेरे स्कूल में मैंने बच्चों को बोला है, सबको एक नैपकिन दिया है, अपनी क्लास के, आपकी क्लास है ना, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी क्लास साफ। हर समय आप दीदी को नहीं बुलाओगे क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आज वो यहाँ सीखेगा तो घर पे भी वैसे ही बिहेव करेगा। बहुत स्टार्टिंग में आया पेरेंट्स का, हम पढ़ने के लिए सीखते भेजते हैं बच्चों को कि ये करने के लिए भेजते हैं, अरे पर ये भी तो उसी का एक पार्ट है ना। ये बच्चे कब सीखेंगे? पूरा लाइफ तो उनको पढ़ाई पढ़ाई करना है, तो ये छोटी छोटी बातों में ही उनको ज्ञान स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो ये भी पल हमने चालू करी है, और मुझे ऐसे लगता है कि सब स्कूलों में होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। मैं एक और चीज़ बिफोर हम आगे बढ़े कि मैंने देखा कि आपके टीचर्स भी एम्फसाइज करते हैं कि मोबाइल से बच्चों को दूरी बिल्कुल।
लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का भी क्या जिम्मेदारी नहीं होता है कि वो अपने बच्चों से अगर प्यार करेंगे तो कोई कार्टून देख, मतलब कोई अगर मम्मी पापा किसी के साथ खेल रहा है तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि वो खेलना बंद करके मोबाइल देखेगा। शायद वो मोबाइल के लिए इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे हैं। तो आपका क्योंकि ये जो यंग माइंड्स हैं, ये जो बडिंग ब्रेन्स हैं, इनके पेरेंट्स के लिए या अपकमिंग पेरेंट्स जो वो आज आपको सुनेंगे, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट मेनली यूथ के लिए है, तो वो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं तो यही बोलूँगी कि आज का एडवांस युग है। अभी आप या जो भी पेरेंट्स हैं वो जैसे वर्क करते हैं तो टोटली उनका वर्क मोबाइल और टैब पे ही चलता है, कंप्यूटर पे चलता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये जब वो उस समय उस युग में जाएंगे तो और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो इनके लिए तो वो मस्त हो जाएगा। पर अभी मैं चाहती हूँ कि कम से कम जब तक उनके लिए ये नेसेसरी नहीं है ये चीज़, उनसे उनको दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने स्कूल में भी पहल करी है, बच्चों को बोला है कि सब कैमरे में हमको दिखाई देता है कि आपने मोबाइल लिया। और इसके बहुत अच्छे पेरेंट्स को भी, कुछ पेरेंट्स ऐसे नहीं है, बहुत समझदार हैं, उन्होंने हमको मतलब वीडियो भेजते हैं या फ़ोटो भेजते हैं। और मतलब मैं बताने में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे स्कूल से कम 70% बच्चे ऐसे कि जो मोबाइल को टच भी नहीं करते। मतलब इवन अभी पेरेंट्स ये बताने लगे, मैडम कभी हम खुद से देते भी हैं तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि नहीं मेरे मैडम के पास फ़ोटो जाएगा, हमको मोबाइल नहीं देखना है। और अब धीरे धीरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझने लगे हैं। बस कुछ पेरेंट्स हैं तो वो समझना नहीं चाहते हैं। तो मैं यही सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझो और थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दो। और पुनः शिक्षा नीति की तरफ आते हुए 30 साल का आपका एक्सपीरियंस, आपके तो कई स्टूडेंट्स आज हमारे एज में होंगे, वर्किंग क्लास में होंगे। मैम, आज 30 साल बाद आपको क्या लगता है कि आज क्या बदलाव हुए? आज क्या शिक्षा नीति पुराना नहीं बनता जा रहा है कंपेयर टू द वर्ल्ड, या जो आज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे इस पे आपको क्या विचार है? नहीं, शिक्षा नीति अभी जो हमारी बनी है मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी है। जैसे पहले क्या होता था, 2 साल 2.5 साल का बच्चा है उसको नर्सरी में पढ़ाना, नर्सरी में हमको इतना सारा कि आपको राइटिंग वर्क करवाना है। तो ये जो सबसे पहले मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तो उन्होंने जो एज क्राइटेरिया किया है कि 3 साल का जब बालक होता है तब उसके बाद वो नर्सरी में जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो वो एक मुझे ये बताइए कि जो बच्चा जैसे 4 महीने में उसको पलटना है तो 4 महीने में ही वो पलटता है, जिस मंथ में उसको घुटने के बल चलना है, क्रॉलिंग है, वो तभी करता है। तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चा बस हुआ और उसने क्रॉलिंग चालू कर दी। पर ये बात मैं हर पेरेंट्स को समझाना चाहती हूँ कि बच्चों को उनके एज के अनुसार उनको डेवलपमेंट करने दो। आजकल के पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि मतलब नर्सरी में आया ना तो मेरे बच्चे को आते ही सब आना चाहिए, थोड़ा सा उसको टाइम देने दो, उसको टाइम लेने दो। तो ये चीज़ मैं पेरेंट्स को भी समझाना चाहती हूँ। थोड़ी सी शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते, मैं हमेशा पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, हम मूवी देखने जाते हैं, एक बार हम मूवी देखते हैं, तीसरे से हम आते हैं तो 3 घंटे की मूवी अगर आप किसी भी बच्चे को बोलो तो बहुत अच्छे से आपको स्टोरी बता देगा, अक्षय कुमार ने उसमें ऐसा करा ऐसा करा। अब वो क्यों? क्योंकि उसमें उसने क्या करा, पूरा एक्शन देखा। तो एक्शन से कोई भी चीज़ अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति में बराबरी से ये होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या आज आपने चेंज थोड़ा सा अपने दौरान 30 साल में देखा कि पहले औरतों को मना किया जाता था या बच्चियों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, क्या आज उसमें आप इंडिया को बेटर देखें कि आज पेरेंट्स जेंडर बायस नहीं होके भी अपने बच्चों को ला रहे हैं, या अभी भी कहीं पे ये है बचा हुआ? नहीं सर, मैं जहाँ तक सिटी की बात करूँगी तो सिटी में मैं वाकई उन पेरेंट्स की, आज के बच्चों की तारीफ़ करूँगी जो वाकई चाहता है। मैंने मेरे इसमें देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज के कि बेटी उनको चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ गए हैं कि आज बेटी है तो हमारा, बहुत सारे मैंने पेरेंट्स को सुना है कि बेटी है तो हमारा बुढ़ापा अच्छा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में अवेयरनेस पेरेंट्स में आ गई, सिटी में तो आ गई है कि
बच्ची को पढ़ाना है, वो सब चीज़ पेरेंट्स अवेलेबल करके दे रहे हैं। बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए भी मैंने देखा है कि वो बराबर से उन पे ध्यान देते हैं। और आजकल लड़का और लड़की, कम से कम सिटी में तो मैंने देखा नहीं कि दोनों में कोई डिफरेंस मुझे देखा गया कि नहीं ये लड़का है तो उसके लिए, बल्कि आजकल के जो बच्चे हैं वो लड़की के प्रति ज़्यादा जागरूक है, ऐसे मुझे लगता है। और मैम एक लास्ट मैसेज जो यंगस्टर्स हैं हमारे 9th 10th 11th 12th वाले जो सिली चैलेंजेस में फंस जाते हैं, ऑनलाइन कोई कनेक्शन हो जाता है, कभी अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, ये न्यूज़ आती है, तो आप एज ए टीचर आपको क्या फील होता है? या एंड जनरली मैं उनका बैकग्राउंड जब रिसर्च करता हूँ तो जो सबसे बेस्ट स्कूल्स होते हैं उनके वो प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स वेल टू डू फैमिली से आते हैं। जनरली मैंने बहुत कम देखा है कि हम्बल फैमिली के बच्चे इस तरीके से फंसे हो। तो ये एक तो पेरेंट्स के लिए भी सेटबैक होता है लूजिंग द चाइल्ड, लेकिन एक आप एज ए टीचर आपको क्या लगता है कि कहाँ पे बच्चे ड्राइव हो जाते हैं या कहाँ पे वो मिसगाइड हो जाते हैं, या कैसे इस चीज़ से बचना चाहिए एज ए टीचर आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसे लगता है, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट, ये तीनों एक सर्कल में होते हैं और तीनों मिलके ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले एक तो जजमेंट हमको करना चाहिए। अगर हमारे बच्चों को A+ मार्किंग मिल रही है, लेकिन वाकई टीचर को भी सोचना चाहिए कि हम A+ दे रहे हैं तो वाकई ये बच्चा A+ के लायक है क्या, उस कैटेगरी में आता है। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, मेरे बच्चों को A+ मिला है तो वाकई मेरा बच्चा A+ के लेवल का है। वहीं पे हमने स्टार्टिंग में जहाँ पे उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती, वहीं से हम लोग जो है वो फेक दुनिया में चले जाते हैं। अगर हम कम मार्क्स मिले हैं तो वहीं पे बच्चों को प्रेशर चला जाता है, उस पड़ोसी वही सेम क्लास में जाते हो, वही टीचर पढ़ाती है, लेकिन आपको कम मार्क्स कैसे आए? आपको सब सुविधा हम दे रहे हैं, हमने इतने बड़े स्कूल में आपको डाला है। लेकिन है ना, पेरेंट्स भी कभी नहीं ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है। दूसरी बात, टीचर को भी सोचना चाहिए कि मतलब भगवान ने हमको चुना है एज अ टीचर, तो वाकई हम बहुत स्पेशल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सिर्फ मुझे यहाँ 6 घंटे के लिए आना है, मुझे ड्यूटी देना है और मुझे जाना है। मुझे तो ऐसे में सब टीचर्स को भी एज अ प्रिंसिपल मैं अपने टीचर्स को भी बोलती हूँ, अगर इस व्यवसाय में इसमें आए हो, आप टीचर बने हो, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और मैं प्रोफेशन है मेरा और बस मेरी ड्यूटी करके जाना है ऐसे करके, क्योंकि पुलिस भी यही से पढ़ के जाता है और जो चोर बनता है वो भी यही से पढ़ कर जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि दोनों अगर इस स्कूल से जाते हैं, किसी ने स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो फिर उस बच्चों को छोटा जब रहता है तभी उसमें ऐसे भाव निर्माण करो कि बड़ा होने के बाद अगर गलत संगत में भी जाता है ना, तो उस पर वो विचार विनिमय करें। हमारे पास 12th क्लास तक बच्चा रहता है। 12th क्लास मतलब जब तक उसको बहुत अच्छे से सब चीज़ों की जानकारी होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हमको उनके मन में इतना अच्छे से भाव डालना चाहिए कि हमारा सही क्या है, गलत क्या है। और इसके लिए हमारी 2 किताब हमने कम पढ़ी ना तो चलेगा, लेकिन ये जो किस चीज़ को चुना, हमको मतलब फ्रेंड्स भी चुनना है ना, तो बच्चों को ये होना चाहिए कि किसको हमें फ्रेंड चुनना है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तो ये भाव उसमें आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो इसकी शुरुआत है उसमें हम स्कूल और घर, ये दोनों का बिल्कुल बराबरी का हिस्सा इसमें है। एज ए प्रिंसिपल मैम, मैंने देखा कि आपके जितने टीचर्स भी हैं ऑलमोस्ट यंग हैं, तो कितना मतलब क्या आपका गाइडेंस होता है इन टीचर्स के लिए? क्योंकि एक टीचर अपने लाइफ टाइम में न जाने कितने करियर बदलने की ताकत रखता है। बिल्कुल। कभी कभी टीचर के कोई एक शब्द एक बच्चे के लिए पूरी जिंदगी की पावर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो और वही अगर टीचर्स ने सिर्फ एक मार्क्स दिलाने के लिए बच्चे को पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन नहीं ना स्टूडेंट में रहता है, वो कनेक्शन ना टीचर में। तो आप ये टीचर्स के लिए भी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है एज ए टीचर? मेरा सबसे पहले टीचर का मतलब टीचर के लिए ये सवाल रहता है कि आपकी नर्सरी की मैडम या आपकी LKG की मैडम, आपको याद है
तो मुझे खुद को भी याद है, मेरी जो प्राइमरी में मैं जाती थी तो मुझे आज भी उनका चेहरा पूरा का पूरा याद है, किस तरह से वो मेरे साथ बिहेव करते थे। लेकिन आज का जो बच्चा है, मेरा खुद का बच्चा है, अगर मैं उससे पूछूं कि क्या आपको प्राइमरी में जो पढ़ाते थे मैडम याद है, तो वो 2 मिनट सोचने लगता है कि मुझे कौन सी टीचर पढ़ाती है। तो बच्चों का और टीचर का दोनों का आपस का रिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए, आप इतने अच्छी तरह से बच्चे के ऊपर छाप आपकी होना चाहिए कि बच्चा ताउम्र आपको याद रखे। और मैं टीचर्स को तो यही बोलती हूँ, अगर सिर्फ पैसे के लिए और एक मतलब टाइम पास के लिए अगर आप स्कूल ज्वाइन करते हो तो कम से कम उनको स्कूल नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस पर्पज़ से अगर आप आते हो ना तो आप बच्चों का भविष्य नहीं निर्माण कर सकते हो। एक डिवोटी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिवोटी नहीं हो ना तो आपको टीचर नहीं होना चाहिए। मैं सबको यही इंटरव्यू भी मैं लेती हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि उसमें कितना खुद के जैसे बच्चे तो बच्चे हैं, बहुत मतलब जैसे रोना, कुछ भी बोलना, असंस्कारित होकर ही वो हमारे पास लगभग आते हैं। और क्यों नहीं, बच्चे को तो भाई आज मुझे अगर विदेश में छोड़ा जाए अकेली को तो मुझे भी घबराहट होगी। जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसके लिए भी हम अननोन पर्सन है, तो उनके लिए जो फैमिलियर माहौल निर्माण करना ये सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता है, वो बिहेवियर से होता है, आपके नेचर से होता है। तो कहीं ना कहीं मैं टीचर्स को यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप इस प्रोफेशन में मत आओ। आपको भगवान ने चुना है तो वाकई बहुत यूनिक चीज़, मैंने सब टीचर्स को अभी टीचर्स डे पे यही बोला है कि वाकई किसी ने कहा है कि एक मतलब हज़ारों बार कोई शिक्षक अपनी कक्षा में गया होगा तब जाके चंद्रयान आज अपनी कक्षा में गया है। अगर आज उनके जो जितने भी साइंटिस्ट थे उनके अगर टीचर होंगे ना तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको कितना प्राउड फील होता होगा। तो बस आप यही भाव, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे से जब अच्छा निकलता है ना, उससे बड़ा सम्मान, उससे बड़ा प्राउड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो बस वही आप ये कोशिश करो कि मैं मुझ में जितनी अच्छाई है ना उससे कई गुना अच्छाई मैं अपने बच्चे में डाल सकूँ, अपने स्टूडेंट्स में डाल सकूँ। और लास्ट मैम की बहुत सारे लोग इस फील्ड में टीचिंग को एक प्रोफेशन लेके आते हैं, जिनका शौक होता है बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल। आपका जैसा स्ट्रगल का लाइफ रहा है और आपने अपने पूरे स्ट्रगल के बाद भी एक आप भी चाहते तो किसी भी 30 साल का एक्सपीरियंस आप भी किसी नामी ब्रांड में आप काम कर सकते थे, लेकिन आपका क्या मोटिवेशन रहा कि आपने एक नई अपना विजन दिया, अपना विजन लेके आज बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया? ये कैसे, मतलब इसका क्या स्टोरी है? इसका श्रेय मैं मिस्टर जेकी गुर्जर को देना चाहूँगी। जब उन्होंने मुझे बोला कि मैम एज अ प्रिंसिपल आपको मेरी संस्था देखना है, तो सबसे पहले मेरा ये सर से सवाल था कि सर मेरा थोड़ा सा नेचर अलग है, मैं सिर्फ क्वालिटी के पीछे भागकर क्वांटिटी के पीछे भाग के क्वालिटी डैमेज नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चे एक क्लास में 40-50 बच्चे भर लिए और कितनी भी अच्छी टीचर हो उसकी अगर एबिलिटी 20 बच्चों को पढ़ाने की है तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे उसके नज़र से चूक जाते हैं। तो सर ने बोला नहीं मैम, पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका रहेगा, बाकी एकेडमिक पार्ट भी आपका रहेगा, किस तरह से आपको पढ़ाना है, दूसरा पार्ट आपको क्या चाहिए क्या नहीं वो मेरा रहेगा। और वाकई मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगी कि इस हमारे वो जो मेन ब्रांच है उसको लगभग 10 साल नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, पर वहाँ पर सर ने कभी भी हमारे एकेडमिक इसमें इंटरफेयर नहीं किया। कभी उनने ये नहीं बोला कि आपकी शिक्षा नीति ऐसे ही होना चाहिए या इसी तरह से आपको पढ़ाना है। और वो खुद बहुत बड़े समाज सेवी है, कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है और अभी भी बुजुर्ग जो है उनके लिए बहुत सहायता वो करते हैं, जो बाहर जिनके बच्चे बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है और जो बुजुर्ग अकेले हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखना, एज अ मतलब चाइल्ड उनका बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो ये पूरी चीज़ें मैंने उनसे ही सीखी है, हमारे डायरेक्टर सर नरेंद्र मुकाती। तो ये जो हमें ग्रुप मिला है तो बहुत बार मतलब ऐसा होता है ना कि एक इडियट इसमें मिल गया है और धीरे धीरे 1 इडियट 2 इडियट, और हम जैसे बहुत बार बोलते हैं, मैंने सुना भी है पेरेंट्स को, अरे वो मैडम क्या है फालतू में ये इसमें लगी है, नहीं तो आज मैडम कहाँ से कहाँ तक होती, आज 3 बिल्डिंग।
पर मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे तो इसी में है कि मेरे क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि 20 बच्चे मेरे 200 बच्चों से 20 बच्चे बहुत योग्य और अच्छे निकलेंगे। उनमें मैं संस्कार भी दे रही हूँ, उनको आज की तारीख में इंसान को पहचानना वो भी मैं उनको सिखा रही हूँ, प्लस सेल्फ डिफेंस एक लड़की को कैसे करना चाहिए तो वो भी उनको सिखा रही हूँ, और प्लस एजुकेशन भी दे रही हूँ। सिर्फ एक मतलब कोई एक मोटिव लेके नहीं चलना है, तो एक समाज का निर्माण करने के लिए जो ज़रूरी है वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो संस्कार और ये देख रहा हूँ, क्योंकि आज के एक टाइम था जब हमारे यहाँ पे अनएजुकेशन ज़रूर था लेकिन संस्कार थे। इस समय गांव की बहन पूरे एक बहन पूरे गांव की बहन होती है। बिल्कुल आज की तरह नहीं कि आज में एजुकेशन में हर बच्चा जाता है और रेट परसेंटेज इन इंडिया बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आया कि अगर मार्क्स और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने से क्राइम को न्यूट्रलाइज किया जाता तो शायद हमको ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर नहीं होता। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी जो आपने उठाई है और आज के संस्कारों के साथ आप आज के बच्चों का, आप इनको कैसे देखती हैं मैम कि आज से 20 साल बाद ये जो भारत आज आप बना रही हैं, कल के जो आज मोदी जी का विजन है 3 ट्रिलियन का इकॉनमी, हेक्टिक वर्ल्ड, उसमें आप अपने बच्चों को कहाँ कितना कंपैटिबल देखते हैं कि आप उनको लगता है कि इन संस्कारों के साथ भी उस 3 ट्रिलियन इकॉनमी में वो अपना जगह बना लेगा? बिल्कुल। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो वाकई हमारा जो पुराण है, अगर हम एज ए स्टडी उनको पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्ञान है। आप गीता लो, आप कोई सा भी लो, तो उसमें बहुत आपको गहराई से सब चीज़ें मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि पुराने जो स्ट्रक्चर है बने हुए हैं तो उसमें कितना नई नई बातें हमको देखने को मिलती है। हमने बहुत बार, जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं, मैडम हमने देखा यूट्यूब चैनल हमने उस दिन देखा था, उसमें बताया गया है कि यहाँ पे ऐसा मंदिर है, उसमें इतने खम्बे हैं और हर मंथ का उसमें आता है। तो ऐसा कैसे मैडम, क्या टेक्निक रही होगी? तो मैं बच्चों को बोलती आप उसकी स्टडी करो, तब तो कोई ये नहीं होता। तो उस बच्चे ने मुझे बोले मैडम मेरे को मैं बड़ा होकर इस चीज़ के लिए स्टडी करूँगा कि ये होता है तो कैसे होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने वो चीज़ पढ़ी। तो अगर ये चीज़ हमारे सिलेबस में आती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा हमारा सिलेबस भी चेंज होना चाहिए। सिलेबस में वो पार्ट होना चाहिए जिससे बच्चे को मोटिवेशन मिले, जिससे उसको वो सीखने के लिए मिले कि हाँ इसने ऐसा करा तो उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पार्ट हमारा एजुकेशन में ऐसा है कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ रहा है कि उससे कोई मोटिवेशन उनको नहीं मिल रहा है। Exactly. अगर मैं बाबर के बारे में जानता हूँ, उसके बेटे का नाम जानता हूँ, उसके बेटे का नाम जानता हूँ एंड सो ऑन, लेकिन मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो एक आतताई था, जहाँ की अगर मैं छत्रपति शिवाजी की बात करूँ तो उनके माता पिता का हमें नाम तक नहीं बताया जाता है। बिल्कुल। बहुत छोटा सा रेफरेंस एक लाइन में, या आज़ादी के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो सिर्फ एक परिवार के आसपास ज़्यादा रह जाती है। तो मैम क्या ये ज़रूरी है बच्चों को एज ए टीचर भी कि आप अपार्ट फ्रॉम जो बुक में लिखा है, क्या जिम्मेदारी होती है कि उनको वो भी बताया जाए जो चीज़ किताब से नहीं है और जो मौखिक दंत कथाओं के द्वारा आज भी प्रचलित है हिंदुस्तान में? बिल्कुल एग्जैक्टली बताना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उनसे उनको सीख मिलती है। और कहीं ना कहीं मैं यही भी चाहूँगी कि एज अ टीचर कि हमारे जो सिलेबस में ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है तो उनको हटाकर आज की जो बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं और या इतिहास भी हमारा है, तो उसमें जिससे हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलता है बच्चों को, बस उनको पढ़ना है, लेकिन सीख क्या मिल रही है उससे? बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे आपने बताया कि बच्चे बाबर है या औरंगजेब है, उनको तो वो इंस्पिरेशन के रूप में नहीं देखते हैं। तो ऐसी चीज़ें उनको सिखाया जाए, ऐसे लोगों के बारे में उनको बताया जाए कि जिससे उनको सीख मिले। तो सेम चीज़ मैं यही चाहूँगी कि वो सिलेबस में आना चाहिए ताकि पूरा जो हमारा पैटर्न है वो कुछ न कुछ बच्चों को उसके माध्यम से सीख मिलती रहे।
थैंक यू सो मच मैम। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरीके से जो आप संस्कार बच्चों को दे रही हैं, आपके कल आपके पढ़ाए हुए बच्चे भारत को लीड करें, इंडियन आर्मी में, इंडियन पॉलिटिक्स में आईएएस निकले। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया करता हूँ। और मैं जी किड्स इंटरनेशनल स्कूल और ब्लॉसम इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से सब पेरेंट्स पर भारत की जनता है उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में उनको मनुष्य भी बनाएं, क्योंकि आज की तारीख में मनुष्य बनना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें संस्कार के साथ साथ उनमें वो भाव आए, ताकि वो हम सिखाते हैं कि भारत के सब जितने भी देश बांधव हैं हमारे भाई और बहन हैं, लेकिन कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हमारे मन में ये भाव आता है, अरे मैं कहीं फेस न जाऊँ, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन वाला है तो ही हम वहाँ पे रुक सकते हैं। वो पुलिस हमको सबसे पहले पूछती है कि आप इनके कौन रिलेटिव्स लगते हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को सिखाते हैं कि हम सब भारतीय हैं और ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो वो भाव को भी सबको, मतलब जितने भी हमारे पॉलिटिक्स है या हमारे जो शिक्षाविद है, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस मोटिव को वो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे सोचे इनके बारे में। और सब पेरेंट्स है, शिक्षक है, जो भी है, बच्चों को पढ़ाओ लेकिन इंसान भी ज़रूर बनाओ।